आज के सेशन में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड डायग्नोज हो गया है जो कि बच्चेदानी की रसोली है। अब हम इसके बारे में क्या करें, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो आई थॉट टू मेक अ सेशन ऑन फाइब्रॉइड्स, और ये एक डिटेल्ड सेशन है जिसमें आपको फाइब्रॉइड के बारे में तमाम तर मालूमात दी जाएंगी। व्हाट आर फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स बेसिकली जो बच्चेदानी के मसल्स हैं, जो कि यूट्राइन स्मूथ मसल्स जिन्हें हम कहते हैं, उसकी एक आउट ग्रोथ है या उसकी एक ओवर ग्रोथ है। दैट मीन्स कि यूट्रस के जो मसल्स हैं उन्हीं की ओवर ग्रोथ एक उस जगह पे लोकलाइज्ड रसोली की शक्ल या थिकनिंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। इन फाइब्रॉइड्स की डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये बच्चेदानी की अंदरूनी झिल्ली के करीब हैं तो हम इन्हें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स की प्रेजेंटेशंस में पेन एक बहुत मेजर सिम्टम नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग और इरेगुलर ब्लीडिंग जो है इस टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स में यूजुअली एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके अलावा कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चेदानी की जो दीवार है यानी यूट्राइन वॉल, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जिनको हम इंट्रामायोमीट्रियल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। इंट्रामायोमीट्रियल फाइब्रॉइड्स भी ब्लीडिंग के प्रॉब्लम कॉज करते हैं, लेकिन ब्लीडिंग प्रॉब्लम से ज़्यादा ये वाले फाइब्रॉइड्स पेन और सब फर्टिलिटी का रीज़न होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है जिसे हम सब सिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इत्मीनान बख्श है कि जो सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स हैं यूजुअली वो सिम्टोमेटिक नहीं होते और ना ही वो सब फर्टिलिटी कॉज कर रहे होते हैं। दे आर जस्ट बिनाइन लीजन्स जो कि वहाँ पड़े हुए हैं और आपकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिकअप हो गए हैं। फाइब्रॉइड को सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पेशेंट हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट होता है? तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, ना उसको कोई पेन है, ना उसको कोई प्रेशर है, ना उसको कोई ड्रैगिंग सेंसेशन है, ना उसे कोई बॉवल और ब्लैडर के प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि उन्होंने किसी भी रैंडम इशू की वजह से एक अल्ट्रासाउंड करवाया जिसके ऊपर फाइब्रॉइड अल्ट्रासाउंड पे पिकअप हो गया, एंड नाउ दे कम टू द गायनेकोलॉजिस्ट हरिडली कि ये हमारे पास एक रसोली डायग्नोज हो गई है, डॉक्टर साहिबा हमें बताएं कि अब इसका हमने क्या करना है। सो जो अलामात होती हैं उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि कोई सिम्टम नहीं है, यू जस्ट पिक्ड अप रैंडमली ऑन एन अल्ट्रासाउंड और आप पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हो जाता है और उसको कोई सिम्टमेटोलॉजी नहीं है। दूसरी कॉमन प्रेजेंटेशन है ब्लीडिंग साइकिल की जो इरेगुलरिटी है, दैट इज़ द सेकंड कॉमनेस्ट कंप्लेंट, जिसमें इरेगुलरिटी भी है और हैवी साइक्लिकल ब्लीडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। पेन कैन बी अ सिम्टम एज वेल। पेशेंट आपके पास लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकता है, ड्रैगिंग सेंसेशन के साथ आ सकता है, लोअर बैक एक के साथ प्रेजेंट हो सकता है, और प्रॉब्लम विद द यूरिनरी ब्लैडर, जैसे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन यानी पेशाब का बंद हो जाना, या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बार बार आना, या जलन या तकलीफ के साथ आना पेशाब का। ये सब के सब प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास इनमें से किसी भी एक प्रेजेंटेशन के साथ आता है तो उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यानी पेट का मुआयना और बायमैनुअल एग्जामिनेशन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके डॉक्टर को एग्जामिनेशन के बाद इस चीज़ का आइडिया होता है कि बच्चेदानी का साइज़ बढ़ा हुआ है और उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि किसी भी किस्म की रसोली होगी, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है टू डायग्नोज। इसके अलावा MRI भी करवाया जा सकता है टू डायग्नोज द एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। यूजुअली हमारे पास पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट होते हैं जिनमें कोई सिम्टमेटोलॉजी नहीं है, लेकिन सब फर्टिलिटी होती है, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और एक फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ हुआ है। अब ये बताना कि ये जो फाइब्रॉइड है ये इस सब फर्टिलिटी का बाइस है या नहीं है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। लेकिन एक ट्यूबल पेटेंसी का टेस्ट किया जाता है जिसे हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, और इस टेस्ट के थ्रू हम इस चीज़ को आइडिया ले लेते हैं कि ये ट्यूब्स जो हैं या बच्चेदानी के इर्द गिर्द जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं वो पेटेंट हैं और ये फाइब्रॉइड उन ट्यूब्स को ब्लॉक नहीं कर रहा। तो अगर ये ब्लॉक नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि अनलाइकली है कि सब फर्टिलिटी इस फाइब्रॉइड की वजह से है।
जब डायग्नोसिस हो जाता है तो पेशेंट यूजुअली ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं। अगर पेशेंट को किसी भी किस्म की कोई सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है, मींस ना तो पेशेंट को ब्लीडिंग है, ना कोई पेन है, ना कोई प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं और ना ही पेशेंट की कोई फर्टिलिटी विशेज़ हैं, तो यूजुअली हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि ये एक बिनाइन स्वेलिंग है, ये एक ऐसी स्वेलिंग है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ख़वातीन में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन यानी फीमेल हार्मोन डिपेंडेंट है और ये आपको कोई मसला नहीं कर रही। वी जस्ट नीड टू मॉनिटर द साइज़ ऑफ दिस फाइब्रॉइड, मीन्स हमने इस फाइब्रॉइड के साइज़ को अब जस्ट मॉनिटर करना है आफ्टर एवरी 6 to 12 मंथ्स कि ये अपने साइज़ से इंक्रीज़ तो नहीं कर रहा। और अगर किसी भी किस्म की अलामात डेवलप हो तो हम पेशेंट को वापस आने का कहते हैं ताकि दोबारा री एवेलुएट किया जा सके। अगर ये फाइब्रॉइड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं तो पेशेंट का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब किसी तरह से सर्जरी से बचा जा सकता है? तो यस, हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे मौजूद होते हैं जिसमें मेडिसिन्स हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये मेडिसिन 3 to 6 मंथ्स तक यूज़ करवाई जा सकती हैं। इनके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनसे फाइब्रॉइड का साइज़ और इसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा GnRH एनालॉग्स दिए जा सकते हैं जिसमें फाइब्रॉइड का साइज़ भी कम हो जाता है और इसका जो ब्लीडिंग पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट का फाइब्रॉइड इन ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इन दैट केस पेशेंट को सर्जरी का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक एडवांस टेक्निक है जो कि कुछ लिमिटेड सेटअप्स में अवेलेबल है, जिसमें वो वेसल्स या वो खून की नालियाँ जो कि इस फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड की, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड तरीके से और उस ब्लॉकेज की वजह से इस फाइब्रॉइड का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है वो यूजुअली उन पेशेंट्स में अवॉइड की जाती है जिनकी फर्दर फर्टिलिटी विशेज़ होती हैं और जो कंसेप्शन चाह रही होती हैं, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को टर्म तक कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में हम एक सेपरेट सेशन में भी बात करेंगे ताकि आपको ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर हम सिंपल फाइब्रॉइड के बारे में बात करें तो हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में इंजेक्शंस हैं जिसमें GnRH एनालॉग्स आ जाएंगे। हमारे पास कुछ खाने वाली मेडिकेशंस मौजूद होती हैं जिनसे फाइब्रॉइड का साइज़ कम हो जाता है और सर्जरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लास्ट में एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताती चलूँ कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो हार्मोन डिपेंडेंट बिनाइन ट्यूमर्स हैं, यानी इनकी डिपेंडेंस फीमेल हार्मोन्स पे होती है। सो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगर एक फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा फाइब्रॉइड 50% चांसेस हैं कि 5 इयर्स में दोबारा डेवलप हो जाएगा। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि इन बिनाइन ट्यूमर्स से अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, अगर आपको कोई भी अलामात नहीं आ रही, तो ये आपके लिए किसी भी किस्म के नुकसानदेह नहीं है और अगर आप सर्जरी कराएंगे तो रिकरेंस का चांस बहुत हाई होगा। आई होप फाइब्रॉइड के बारे में आपके मैक्सिमम सवाल के जवाब मैं दे चुकी हूँ। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई विल आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।